समिति संगठन। डब्ल्यू.एच. न्यूमैन के अनुसार एक समिति कुछ प्रशासनिक कार्यों को करने हेतु विशिष्ट लोगों को नियुक्त करती है। हेलो दोस्तों, आप सभी का जज्बा क्लासेस में स्वागत है। आज आईएमडी के लेक्चर 6 में विभिन्न टॉपिक को कवर करेंगे। टॉपिक 1 जो होगा वो है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, रेखा संगठन। टॉपिक 2 स्टाफ एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन, कर्मचारी और रेखा संगठन। टॉपिक 3 फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन यानी क्रियात्मक संगठन। टॉपिक 4 कमेटी ऑर्गेनाइजेशन, समिति संगठन। टॉपिक 5 मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन, मिश्रित संगठन। इससे पहले लेक्चर में लाइन ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट ए को हमने कंप्लीट किया था, मतलब हमने पीएलओ को पढ़ा था। पीएलओ प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन को, विशुद्ध रेखा संगठन को मैंने बताया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम डीएलओ के बारे में बात करेंगे, जो कि प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट बी में आता है। पार्ट ए क्या है, मतलब प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन के दो पार्ट हैं, एक है पीएलओ, दूसरा है डीएलओ। डीएलओ में क्या है, डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन। आप उस लेक्चर को देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आईएमडी के लेक्चर देख सकते हैं। वैसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जज्बा क्लासेस पे आप सभी को मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं लेक्चर को। तो हम लेक्चर शुरू करने से पहले हमने देखा था कि लाइन ऑर्गेनाइजेशंस में दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन है। एक है प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन और जो दूसरा है वो है आपका डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशंस। तो दूसरा क्या है, सेकेंड क्या है, डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है दोस्तों इसमें क्या करते हैं, जैसे लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता था कि तानाशाही पनप जाती थी। तो उस तानाशाही को ख़त्म करने के लिए हमने डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन लेके आए। तो डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन में जनरल मैनेजर के नीचे प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर और सेल्स मैनेजर, इन तीन को जोड़ दिया जाता है। और इसी तरह प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे हमारे फोरमैन होते हैं और फोरमैन के नीचे होते हैं वर्कर्स। तो यहाँ प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे फोरमैन, फोरमैन के नीचे वर्कर। वैसे ही क्या होगा आपका परचेज मैनेजर के साथ भी होगा, वैसे ही सेम टू सेम परचेज मैनेजर के भी नीचे आपके फोरमैन होंगे, फोरमैन के नीचे वर्कर होंगे। सेल्स मैनेजर के भी नीचे फोरमैन होंगे और फोरमैन के नीचे वर्कर्स होंगे। दोस्तों यहाँ फोरमैन से हमको कंफ्यूज नहीं होना है। फोरमैन से आप ये समझ लीजिए कि यहाँ कोई ना कोई इंजीनियर्स होंगे। तो इंजीनियर्स के नीचे कौन काम करेंगे, वर्कर्स काम करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एडवांटेज क्या हैं, इस लाइन ऑर्गेनाइजेशंस के एडवांटेज कौन से हैं, रेखा संगठन क्या है, कौन से एडवांटेज हैं। तो इसका संचालन सबसे आसान होता है, क्योंकि अगर एक इन्फॉर्मेशन ऊपर जनरल मैनेजर ने हमको, यहाँ पे हम समझेंगे कि अगर जनरल मैनेजर ने हमको एक इन्फॉर्मेशन दिया, वो प्रोडक्शन मैनेजर के पास गया, प्रोडक्शन मैनेजर से किसके पास गया, फोरमैन के पास, जनरल मैनेजर से प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर से फोरमैन, और फोरमैन से नीचे कहाँ चले गए, सब वर्कर्स के पास चले गए। तो यहाँ पे हमको लास्ट वर्कर के पास इंफॉर्मेशन चला जाता है। तो इसका जो संचालन होता है वो बहुत ही आसान होता है। प्रत्येक कर्मचारी का अधिकार स्पष्ट होता है, प्रत्येक कर्मचारी का अधिकार स्पष्ट होता है। प्रत्येक अधिकारी कड़े अनुशासन में आते हैं या कड़े अनुशासन में रहते हैं। और प्रत्येक कर्मचारियों के बीच संप्रेषण भी अच्छा होता है, यानी कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा बन के रहता है। इस प्रणाली की दोष यही है कि इसमें दंड देना आसान है। इस प्रणाली की दोषियों को दंड देना बहुत ही आसान है। मतलब हमको ये पता चल जाता है कि किसने गलती की है और किसने गलती नहीं की है। देखिए, एडवांटेज के साथ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन के। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि इसमें एक ही व्यक्ति पर, यानी एक ही अधिकारी पर पूरा का पूरा भार दे दिया जाता है। मतलब सबसे बड़ा अधिकारी जो है उसको हमने पूरी भार दे दी है और वो सबको संभाल रहा है। तो यहाँ पे दिक्कत यही होती है कि एक अधिकारी संपूर्ण संगठन की व्यवस्था पर आश्रित हो जाती है। दूसरी बात, समूह की भावना खत्म हो जाती है। एक ही व्यक्ति है तो तानाशाह बन जाएगा। तो तीसरी डिसएफिशिएंसी क्या है, यानी तीसरी डिसएडवांटेज क्या है, तानाशाही पनपने का मौका मिल जाता है। ये रहा हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि लेक्चर 4 में हमने प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन किया था, और इस लेक्चर में हमने किसको किया है, डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन को। अगला जो है वो है कर्मचारी और रेखा संगठन, स्टाफ एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टाफ एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन कैसे होंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने आपको 5 तरह के स्ट्रक्चर बताए थे। पहला स्ट्रक्चर बताया था लाइन ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है क्या है, स्टाफ एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो कर्मचारी और रेखा संगठन ये हमारा सेकंड है। ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता रहता है कि कर्मचारी और रेखा संगठन को समझाइए। तो कर्मचारी और रेखा संगठन क्या है, इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें बस हम ऐसे लोगों की नियुक्ति कर देते हैं जनरल मैनेजर के साथ, जो उस कार्य की देख के समीक्षा कर सके। यानी जनरल मैनेजर अकेला कार्य ना करे, जनरल मैनेजर के साथ हम एक या दो व्यक्ति को एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। वो दो व्यक्ति कौन होते हैं, एक तो पीआरओ होता है, दूसरा है आरओ होता है।
तो पीआरओ और आरओ, यानी आरओ मतलब रिसर्च ऑफिसर और पीआरओ मतलब पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स को हम जोड़ देते हैं। देखिए इसकी डिफिनीशन में डब्ल्यू आर स्पीगल ने क्या कहा था कि यह विशेषज्ञों की सेवा से युक्त होता है। कैसे होता है? विशेषज्ञों की सेवा से युक्त। तो विशेषज्ञ कौन कौन से हैं? दो विशेषज्ञ हैं हमारे पास, एक है पीआरओ, दूसरा है आरओ। पहला पीआरओ क्या होता है? पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। दूसरा आरओ क्या है? रिसर्च ऑफिसर्स होते हैं। अब देखिए इसमें डब्ल्यू आर स्पीगल ने कहा कि विशेषज्ञों की सेवा से युक्त रेखा संगठन को वर्तमान समय में रेखा और कर्मचारी संगठन कहते हैं। जो हमारे पास रेखा संगठन था उसमें हमने बस विशेषज्ञों को जोड़ दिया है। किसको जोड़ दिया है? रेखा संगठन में विशेषज्ञों को जोड़ दिया है। अब उस रेखा संगठन को हम अब क्या कहते हैं? रेखा और कर्मचारी संगठन। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले एक आता है शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर क्या है, हमको सबसे पहले ये समझना है कि शेयर होल्डर होते कौन है। कि मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, उनमें से एक व्यक्ति का कंपनी में परसेंटेज कितना है? मान लीजिए एक व्यक्ति का कंपनी में परसेंटेज कितना है? 49%। और दूसरे व्यक्ति का कितना है? 51%। तो इसमें कंपनी का मालिकाना हक किसके पास होगा? 51% वाले के पास, ना कि 49% वालों के पास। लेकिन दोनों कंपनी में अपना अपना पैसा लगा रखे हैं, तो वो दोनों क्या हो गए? उस कंपनी के शेयर होल्डर्स हो गए। तो उन दोनों के कामों को करने के लिए वो अपने अपने व्यक्तियों को नियुक्त करते हैं, जिसे हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो पर्सन 1 और पर्सन 2 किनको नियुक्त करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नियुक्त करेंगे। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर कौन काम करेगा? जनरल मैनेजर काम करेगा। अब इस जनरल मैनेजर के कार्य को देखने के लिए पीआरओ और आरओ को रखा गया है। ये पीआरओ और आरओ कौन रखते हैं? ये शेयर होल्डर्स रख सकते हैं या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रख सकते हैं। कौन रख सकते हैं? शेयर होल्डर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। किनकी कामों को देखने के लिए? जनरल मैनेजर के कामों को देखने के लिए। साथ ही साथ आरओ किनके और काम को देखते हैं? वो प्रोडक्शन मैनेजर के भी काम देखते हैं, सुपरवाइजर का भी काम देखते हैं और वर्कर्स का भी काम देखते हैं। तो रिसर्च ऑफिसर रिसर्च में ये देखता है कि हमें क्या क्या कंपनी में चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए, और किस चीज़ को हम अतिरिक्त रूप से उपयोग कर रहे हैं उद्योग में, या उद्योग में उन चीज़ों की ज़रूरत है कि नहीं है। यानी किन चीज़ों को हमको उद्योग में लगाना सही है और किन चीज़ों को उद्योग में लगाना सही नहीं है। मान लीजिए कि आपके वहाँ किसी कार्य के लिए कंपनी में एक व्यक्ति की ज़रूरत है और उस जगह दो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। वो कार्य क्या है? मान लीजिए एक मशीन पर एक ही व्यक्ति कार्य हो सकता है, तो आपके वहाँ उस मशीन पे दो व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो उन पे दो व्यक्ति को काम ना कराकर एक व्यक्ति से काम किया जाता है। ये रिसर्च ऑफिसर का काम होता है। और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स का काम क्या होता है? पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स का काम होता है कि वह नीचे की जो सूचनाएं हैं वह ऊपर तक पहुंचाए और साथ ही साथ वो जनरल मैनेजर तक बताएं। कौन सी इन्फॉर्मेशन? ये देखने की इन्फॉर्मेशन कि कोई व्यक्ति ज़्यादा समय तक काम कर रहा हो तो उसको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कंपनी के थ्रू। ये बात जनरल मैनेजर कहीं छुपा तो नहीं रहा है किनसे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। तो इस बात को हम ध्यान देंगे कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स का रिलेशन सभी के साथ होगा। वह प्रोडक्शन मैनेजर के साथ भी होगा, सुपरवाइज़र के साथ भी होगा, वो वर्कर के साथ भी होगा। तो वह यह देखने की कोशिश करेगा कि हर व्यक्ति का कार्य समय के साथ हो रहा है कि नहीं, वो जिस प्लेस पे काम करता है वहाँ सही से स्वच्छता रहती है कि नहीं रहती है, पानी का व्यवस्था है कि नहीं है। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप वहाँ पे वर्कर हैं, वहाँ पे आप क्या है? सुपरवाइज़र हैं। मान लिया आप क्या हैं? वहाँ पे सुपरवाइज़र हैं। तो आपके वर्कर आपसे जो कंप्लेन करते हैं, फोरमैन जो आपसे कंप्लेन करते हैं, उन कंप्लेन को आप प्रोडक्शन मैनेजर को बताते हैं, लेकिन वो प्रोडक्शन मैनेजर जनरल मैनेजर को भी बताता है, लेकिन जनरल मैनेजर ऊपर बात नहीं पहुंचाता है। तो आपसे एक व्यक्ति कंपनी में ऐसे ही घूमता रहेगा, वो आपसे ऐसे ही पूछता रहेगा, आपको पता भी नहीं होगा कि वो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, वो पीआरओ है। वो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर सीधे वर्कर से घूमते घामते जाएगा, एक बार काम के दौरान उनसे बात करेगा, वो पूछेगा और वर्कर्स जो भी उसको बताएंगे उस बात को वह जनरल मैनेजर को बताएगा। जनरल मैनेजर अगर उसका निवारण नहीं करता है तो वह किसको जाके इन्फॉर्मेशन दे देगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो आप जान ही रहे हैं किन के द्वारा रखे गए हैं? शेयर होल्डर्स के द्वारा। तो वो शेयर होल्डर्स को बताएंगे। तो कर्मचारी और रेखा संगठन में इन दो की नियुक्ति बहुत ज़रूरी है। किसकी? एक रिसर्च ऑफिसर की, दूसरा पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स की। इन दोनों की नियुक्तियाँ बहुत ही ज़रूरी होती हैं और ये विशेषज्ञ होते हैं। इस संगठन में एक गड़बड़ी ये है कि यहाँ पर विशेषज्ञों की द्वारा जो दी गई इन्फॉर्मेशन रहती है, अगर वो मान लीजिए गलत भी होता है तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। किनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी? ना पीआरओ के ऊपर कार्रवाई होगी, ना आरओ के ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये रहा रेखा और कर्मचारी संगठन। देखते हैं इसके एडवांटेज क्या है। एडवांटेज क्या है कि विशेषज्ञों की सेवा से युक्त हैं।
किसके सेवा से युक्त हैं? विशेषज्ञों की। विशिष्टीकरण को बढ़ावा मिलता है, साथ ही साथ रिसर्च को भी बढ़ावा मिलता है, उनके वहाँ कुशल कर्मचारियों को सुअवसर मिलता है। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एक देख रहा है कि मान लीजिए आपने डिप्लोमा किया हुआ है और आप किसी ऐसे काम में लगे हुए हैं जो कि वर्कर्स का काम है, ना कि आपका काम है, तो आप सुपरवाइजरी करें, फोरमैन करें, आपके ही कार्य है, ना कि आप किसी वर्कर का काम करें। तो इस चीज़ को देखना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारे रेखा और स्टाफ संगठन में कुशल कर्मचारियों के लिए सुअवसर बहुत होते हैं, उनसे उनके कार्य को आगे मिलता है, अप्रेजल मिलते हैं, वो कंपनी में बहुत आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है डिसएडवांटेज, हम देखते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है। एक तो हमने बताया था विशेषज्ञ हैं, विशेषज्ञ की फ़ीस बहुत होगी, बहुत अधिक हो जाती है फीस, इतनी अधिक होती है कि कोई कोई तो अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। तो ये छोटी कंपनियों के लिए, छोटे उद्योगों के लिए ये अनार्थिक हो जाता है, यानी ये इकोनॉमिकली छोटे वालों के लिए बहुत ही ख़राब है। दूसरा, विशेषज्ञों के गलत परामर्श के लिए उन्हें उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता है, यानी अगर उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन या गलत चीज़ें बता भी दी, परामर्श दे दी, यानी कोई आपको एडवाइस दे दी है, तो उस पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं ठहराया जाएगा कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दिया। दोस्तों, थर्ड जो है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, थर्ड कौन सा है? थर्ड है आपका क्रियात्मक संगठन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। देखते हैं दोस्तों कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नहीं, यहाँ विभिन्न विभागों के पदाधिकारी अपने अपने कार्य को करने लगते हैं। देखिए, क्रियात्मक संगठन में सभी व्यक्ति अपने अपने कार्य को देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ डायग्राम से समझिए कि जो जनरल मैनेजर है वो प्रोडक्शन मैनेजर भी हैं, फैक्ट्री मैनेजर भी हैं और क्वालिटी मैनेजर में। उनके नीचे सभी फोरमैन काम कर रहे हैं, इनके भी नीचे फोरमैन काम कर रहे हैं, और इन सभी के नीचे कौन काम कर रहे हैं? सुपरवाइज़र काम कर रहे हैं, और सुपरवाइज़र के नीचे कौन है? वर्कर्स हैं। दोस्तों, ये डायग्राम पेपर में आता है और इसको आपको बनाना होता है। क्रियात्मक संगठन समझाने के लिए आपको समझाना पड़ेगा कि विभिन्न विभाग होंगे जिनके पदाधिकारी अपने अपने कार्य को करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो क्रियात्मक संगठन में विभिन्न अधिकारी, विभिन्न विभाग होंगे, जितनी विभाग होंगे उनके एक एक पदाधिकारी होंगे और वो अपने कार्य की जिम्मेदारी को देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, तो हर कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो उसी हिसाब से कंपनी में भी अलग अलग डिपार्टमेंट होगा। सेल्स डिपार्टमेंट अलग होगा, मटेरियल डिपार्टमेंट अलग होगा, परचेसिंग डिपार्टमेंट अलग होगा, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट अलग होगा, ऑफिस डिपार्टमेंट अलग होगा। उन सभी के अलग अलग अधिकारी होंगे जो अपने अपने कार्य को करेंगे। तो इस डायग्राम से देखिए, जनरल मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, क्वालिटी मैनेजर, इन सभी का एक डिपार्टमेंट है। तो फैक्ट्री मैनेजर का एक डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट का एक डिपार्टमेंट है, क्वालिटी मैनेजर का डिपार्टमेंट है, और इन सभी के नीचे क्या है? अलग अलग फोरमैन्स हैं, फोरमैन के नीचे सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र के नीचे वर्कर्स हैं। इस डायग्राम को दोस्तों, फिगर को एग्ज़ाम में ज़रूर बना के आइएगा सभी लोग, इसको ध्यान से आप देख लीजिए। क्या है? जनरल मैनेजर है, जनरल मैनेजर के नीचे फैक्ट्री मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर के नीचे फोरमैन, फोरमैन के नीचे सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र के नीचे वर्कर्स। इसी तरह आप देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट है, इसका एडवांटेज देख लेते हैं क्या है। देखिए, डिपार्टमेंट अलग है, सभी लोग अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, कोई फैक्ट्री है, कोई सेल्स का है, कोई क्वालिटी का है, तो प्रत्येक व्यक्ति के अपने कार्य का विशेषज्ञ तो होगा ही, तभी तो वो रखा गया होगा उस डिपार्टमेंट में। यानी क्वालिटी मैनेजर उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करेगा, तो इसलिए वो क्वालिटी डिपार्टमेंट का हेड हो गया है, वह क्वालिटी देखेगा। क्रियात्मक संगठन में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ श्रम का विभाजन के लाभ प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए है उसी व्यक्ति को उस कार्य को दिया गया है। मान लीजिए कि आपके घर में काम लगा हुआ है, आप घर बनवा रहे हैं, तो लेबर जो ईंटा ढोने का कार्य कर रहा है वो मिस्त्री का कार्य नहीं कर सकता है, तो मिस्त्री का कार्य मिस्त्री ही करेगा, लेबर का कार्य लेबर ही करेगा। इसी तरह डिपार्टमेंट व उद्योग में ही वह कार्य को अलग अलग देखे जाते हैं। देखिए, लास्ट वाली बात क्या कहा है उन्होंने, इसका एडवांटेज क्या है क्रियात्मक संगठन का? इसमें कर्मचारी को अपनी योग्यता के अनुसार कार्य मिल जाता है। डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज ये है कि यह छोटे उद्योगों के लिए है ही नहीं, छोटे उद्योगों के लिए पैसे की बर्बादी है। यानी क्या है, यह प्रणाली छोटे उद्योगों के लिए अनार्थिक होता है। ठीक, साथ ही साथ संगठन का यह प्रणाली अव्यवहारिक है, इसको ज़्यादा हम उपयोग नहीं कर सकते। मेरे पास बहुत बड़ी फैक्ट्री हो तभी हम इसको उपयोग में लाते हैं, नहीं तो इसको नहीं लाते हैं।
लास्ट हमारा क्या है, लास्ट क्या, चौथा हमारा जो है वो है समिति संगठन। दोस्तों पहला था लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन के अंदर हमने दो देखा, एक तो है प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा जो हमने देखा है स्टाफ और लाइन ऑर्गेनाइजेशन यानी कर्मचारी और रेखा संगठन। तीसरा हमने देखा क्रियात्मक संगठन, क्रियात्मक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। चौथा है समिति संगठन, कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। कमेटी ऑर्गेनाइजेशन को हम ये समझेंगे कि ये विशेषज्ञों से युक्त होता है। इसमें भी प्रशासनिक कार्यों के लिए विशिष्ट लोगों को नियुक्ति की जाती है। वो विशेषज्ञ किसके लिए होते हैं, वो होते हैं जनरल मैनेजर के लिए होते हैं। किनके लिए होते हैं, जनरल मैनेजर के लिए। विशेषज्ञ किसके लिए होंगे, जनरल मैनेजर के लिए। अब ये विशेषज्ञ उन कार्यों को देखते हैं जिससे कि हम सभी के कार्य को देख सकें। अब हम इसके नीचे देखिए, W.H. न्यूमैन ने कहा है कि एक समिति के कुछ प्रशासनिक कार्य को करने हेतु विशिष्ट लोगों की नियुक्ति करती है जो प्रबंध का कार्य करते हैं। प्रबंध मतलब मैनेजमेंट का काम करते हैं। तो यह हमारा क्या है, समिति संगठन है। समिति का अर्थ यह है कि हमने मान लीजिए कि मुझे कोई कार्य करना है तो मैं कुछ समय के लिए कुछ विशेषज्ञों को रख लूँगा और उनसे जब मेरा कार्य ख़त्म हो जाएगा तो मैं उनको हटा दूँगा। मान लीजिए कि आप कुरकुरे की फैक्ट्री में काम करते हैं, कुरकुरे बेचने का काम है। इस समय टमाटर फ्लेवर बहुत ज़्यादा चल रहा है या कोई और भी फ्लेवर आप ले लीजिए, मिर्ची मसाला फ्लेवर, अचारी फ्लेवर। तो इस फ्लेवर के मार्केट में बिक्री है कि नहीं है ये विशेषज्ञ पता करेंगे। कौन पता करेगा, विशेषज्ञ पता करेंगे। विशेषज्ञ यह बताएंगे कि आपका यह प्रोडक्ट बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। किसको बताएंगे, जनरल मैनेजर को। अगर विशेषज्ञों को पता चल गया कि सबसे ज़्यादा तो टमाटर फ्लेवर बिक रहा है मार्केट में, तो वो जनरल मैनेजर को बताएंगे भाई टमाटर वाली फ्लेवर बहुत बिक रही है। तो जनरल मैनेजर किसको बताएगा, प्रोडक्शन मैनेजर को। अब प्रोडक्शन मैनेजर को तुरंत बताते ही यह सारे कार्य अपने बदल देंगे। जो मान लीजिए कि ये वाली लाइन क्या थी, ये वाली लाइन आपकी अचारी वाली बना रही थी, अचारी कुरकुरे। और ये वाली लाइन कौन सी बना रही थी, ये बना रही थी आपकी मसाला वाला। तो इसमें क्या करेंगे, जो अलग अलग कार्य कर रहे होंगे उन सभी को एक ही कार्य पे लगा देंगे। तो यहाँ कम्युनिकेशन करना आसान हो जाता है। कम्युनिकेशन करना क्यों आसान हो जाता है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में आप समझ सकते हैं कि ध्यान से देखिए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विशेषज्ञ हैं जनरल मैनेजर के साथ, उसके नीचे कौन है, प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे फोरमैन है, फोरमैन के नीचे क्या है, ऑब्जर्वर है। ठीक, उसके ऑब्जर्वर के नीचे कौन है, ऑब्जर्वर के नीचे वर्कर हैं। ऑब्जर्वर वो होता है जो व्यक्तियों के कार्य की प्रवीक्षा कर सके, जो व्यक्तियों को कार्य को देख सके। वो किन की भी कार्य को देखता है, यहाँ देखिए, वह फोरमैन के भी कार्य को देखेगा, ये ऑब्जर्वर फोरमैन के भी कार्य को देखेगा, और ये वर्कर, ये ऑब्जर्वर वर्कर का भी काम देखेगा। तो वर्कर और फोरमैन के बीच में एक अच्छा संबंध, मधुर संबंध बना रहे, उसी के लिए हम किसको रखते हैं, एक ऑब्जर्वर को रखते हैं। ये ऑब्जर्वर इस वाले भी फोरमैन से जुड़ा होगा, इस वाले वर्कर से भी जुड़ा होगा, ये ऑब्जर्वर इस वाले फोरमैन से जुड़ा होगा, और ये वाला जो ऑब्जर्वर है ये F3 से भी जुड़ा होगा, F1 से यानी फोरमैन 1 से। साथ ही साथ ये इस वर्कर से भी जुड़े होंगे, इस वर्कर से भी जुड़ा होगा, इस वर्कर से भी जुड़ा होगा। तो हमको यहाँ से एक चीज़ एडवांटेज पता चला कि यहाँ कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। अभी तक हमने देखा था जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग रहते हैं लोग, तो वहाँ कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से, यानी कि एक दूसरे के बीच में बातचीत बहुत आसानी से हो जाती है। ये संगठन कौन सा संगठन है, यह है समिति संगठन। अब हम आगे देखेंगे कि इसके एडवांटेज क्या हैं। देखिए, इसमें एडवांटेज सबसे पहला मैंने क्या कहा कि इसमें सूचना का ट्रांसमिशन यानी प्रेषण सुविधापूर्वक होता है। दूसरी बात है, इसमें सहभागिता की भावना के कारण सदस्यों के सहयोग में वृद्धि होती है। यह छोटे संगठनों के लिए अनुपयोगी है। ये डिसएडवांटेज में आ जाएगा, ये एडवांटेज में लिख दिया गया है, ये डिसएडवांटेज में आ गया है। अब इसमें देखिए डिसएडवांटेज क्या है, इसमें निर्णय लेने में काफ़ी समय लगता है। होता क्या है कि सभी लोग अपनी अपनी राय देने लगते हैं। तो जब सभी लोग अपनी अपनी राय देने लगेंगे तो यहाँ निर्णय लेना आसान नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा निर्णय लेने में समय लगता है। साथ ही साथ गोपनीयता की अभाव होंगी। ये तो बात सही है भाई कि जब यहाँ सभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो गोपनीयता कहाँ रह जाएगी, गोपनीयता अपने आप ख़त्म हो जाएगी। साथ ही साथ इसमें संघवाद और नेतृत्व की भावना बहुत भयानक पनप जाती है। यहाँ भी थोड़ा बहुत जब देखता है कि ऑब्जर्वर कि हमारे साथ तो खूब वर्कर हैं, तो वो फोरमैन पे अत्याचार करने लगता है, या फोरमैन सबके साथ, फोरमैन के साथ ऑब्जर्वर हो जाता है तो वो वर्कर्स पे अत्याचार करने लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ये ऑब्जर्वर रखना भी अच्छा है, ऑब्जर्वर
को ना रखना भी अच्छा है, क्योंकि यह कभी कभी इन सभी के साथ मिल जाते हैं और कभी कभी ये वर्कर के साथ हो जाते हैं। तो ये वर्कर का नेतृत्व करने लगते हैं कभी कभी, और कभी कभी फोरमैन का नेतृत्व करने लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे नेतृत्ववाद और संघवाद को बढ़ावा मिलता है। साथ ही साथ लास्ट हमारा जो संगठन है मिश्रित संगठन, यानी कि मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन। मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि हम दो संगठनों को मिला दें। हमारे पास लाइन संगठन था और हमारे पास फंक्शनल था, यानी कि रेखा और क्रियात्मक संगठन को मिला दे तो ये कैसा हो जाएगा, रेखा और क्रियात्मक संगठन, ये एक मिश्रित संगठन है। दूसरा, हम कर्मचारी और क्रियात्मक संगठन को मिला दें, या तो हम लाइन यानी रेखा, कर्मचारी और क्रियात्मक संगठन को सारे को एक साथ मिला दें। दोस्तों, तो ये हमारे पास आज का वीडियो रहा है और ये लेक्चर 6 जो है ये IMED का है। हमने इसमें आज देखा क्या क्या हमने टॉपिक देखी है। पहला टॉपिक हमने देखा है DLO, डिपार्टमेंट लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन का 2 भाग होता है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में 2 भाग में पहला भाग कौन सा था, प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा हमने क्या देखा है, दूसरा हमने इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लिए। साथ ही साथ हमने दूसरा क्या देखा है, कर्मचारी और रेखा संगठन को। तीसरे टॉपिक हमने क्या कवर किया है, तीसरे टॉपिक हमने किए हैं क्रियात्मक और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। चौथी लास्ट टॉपिक क्या थी हमारे पास, लास्ट टॉपिक थी समिति संगठन, कमेटी ऑर्गेनाइजेशन को। और इस सबसे लास्ट जो है वो है मिश्रित संगठन। तो दोस्तों, पेपर में हमारे पास देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन किसी 2 संगठनों को एक साथ मिला देता है। 2 संगठनों को मिलाने का मतलब है वह आपसे क्या कहेगा कि क्रियात्मक संगठन और समिति संगठन के बारे में बताइए। किस संगठन के बारे में बताइए, क्रियात्मक और समिति संगठन। इन दोनों संगठनों को एक साथ मिला के क्वेश्चन कह देगा। तो प्रीवियस ईयर के जब आप पेपर देखेंगे तो उसमें इसी तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको यहाँ आज हमने वीडियो को कंप्लीट करते हैं, लेक्चर 6 यहीं कंप्लीट है और अगले 2 से 3 लेक्चर में ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 और लेक्चर 5 मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप सभी लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके हमारे IMED के लेक्चर को देख सकते हैं, या चैनल में जा करके आप प्लेलिस्ट में आप खोल करके आराम से वीडियो को देख सकते हैं। नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, बस यही कामना रहेगी कि आप सभी लोग अच्छा नंबर लाएं बोर्ड के पेपर में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती हो, हेल्पफुल लगती हो, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं लेक्चर 7 में।